सब ग्रंथों का सार, राममय है सारा संसार। राम से प्यार हो गया, देश को प्यार हो गया। राम है धरा के अभिराम छवि धाम, और राम से है ललित ललाम सारी दुनिया। उत्तर से दक्षिण तक फिर से राम यात्रा जारी है। गुलाबी नोट से ज्यादा गुलाबी गाल कर दूंगी, तुम्हें अपनी मोहब्बत से मैं माला माल कर दूंगी। इन्हें बस जनवरी दे दो, दिसंबर मांग लेते हैं। जमी दिखती नहीं फिर भी ये अंबर मांग लेते हैं। बताऊं क्या कि ये लड़के बने हैं कौन मिट्टी के, जरा सी बात भर कर लो तो नंबर मांग लेते मेरे पास। जिस पर जन्म लिया वीरों ने, जिस पर गर्व किया धीरों ने, जिसको पूजा दिलगीरों ने, जो कान्हा ने चाटी है, मेरे देश की माटी है, ये मेरे देश की माटी है। गोलमाल है भाई सब गोलमाल है, गोलमाल गोलमाल। एक बार फिर आप सभी के स्वागत बा हमनी के खास कार्यक्रम बतकही में। बतकही में आज बात करे खातिर कंगना रनावत सीधे आवतड़ी, बॉलीवुड वाला नहीं, कवि जगत वाला। पिंक गर्ल भी कहल जाला, कंगना रनावत भी कहल जाला। काहे कहल जाला ये सब वो खुद बताइए। तो बहुत बहुत स्वागत बा गौरी जी आज बतकही में। तो बतकही में आज बात करे खातिर सीधे गौरी बाड़ी, तो इन्हीं से पूछ लेते हैं जान कि आखिर काहे कहल जाला। तो आपको आखिर कंगना रनावत क्यों कहा जाता है? सबसे पहले सवाल इसी के साथ शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं इस चैनल के माध्यम से जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं, बतकही को सुन रहे हैं, और ये बहुत प्रसिद्ध कार्यक्रम है। मैंने इसके बारे में काफ़ी इसके एपिसोड्स भी देखे हैं, काफ़ी आनंद आता है। विभिन्न क्षेत्रों से आप टैलेंटेड लोगों को बुलाते हैं और जनता से रूबरू कराते हैं। कुछ ऐसी बातें जो शायद हर कलाकार या कलमकार नहीं कह पाता है, आप उनके दिल की बातें जन जन तक पहुंचाते हैं। तो ये मेरा सौभाग्य है, आज इस चैनल के माध्यम से मुझे भी बहुत कुछ अपने मन की कहने का मौका मिल रहा है। तो सभी को प्रणाम करते हैं और धन्यवाद करते हैं इस चैनल के माध्यम से आप सभी के, कि आप सभी ने हमके बहुत प्रेम देनी और बहुत सारा मान सम्मान देत बानी। और यही हम गुजारिश करते हैं कि हमेशा आप सभी अपन आशीर्वाद बनाए रखिए। और आपने बात की थी कंगना रनौत की, तो देखिए आपको पता ही होगा कंगना जी क्यों प्रसिद्धि बीच में हुई। काफ़ी सारे मुद्दे ऐसे हुए थे कि फिल्मी दुनिया में काफ़ी नेपोटिज्म और काफ़ी सारे भेदभाव सब कुछ होते ही रहते हैं। और फिल्मी बैकग्राउंड से अगर कोई नहीं आया है तो उसको तो आर्टिस्ट माना ही नहीं जाता, या काफ़ी सारे उतार चढ़ाव। नेपोटिज्म की बात हो रही है लग रहा है। ठीक है, आगे बात करते हैं। हाँ ठीक है। अब मैं खुल के ज़्यादा नहीं कहूँगी क्योंकि फिर जैसा विरोध वो झेल लिए तो वो तो झेल चुकी, क्योंकि काफ़ी उनको सपोर्ट भी मिला। लेकिन अभी कवि सम्मेलन का क्षेत्र मुझे ऐसा लगता है उतना लाइमलाइट में नहीं है कि उतना सपोर्ट मुझे मिल जाएगा। आपका कहने का मतलब नेपोटिज्म होता है, समझदार को इशारा काफ़ी होता है। तो खुल के मैं कुछ कहना नहीं चाहूँगी, बट यही सब मुझे लोगों ने कहा, जिस तरीके की कहानी जनता ने देखी, जनता ने मुझे पसंद किया। लेकिन मेरे ही कवि सम्मेलन के क्षेत्र में जितना मुझे सपोर्ट मिलना चाहिए था वो केवल इस कारण से नहीं मिला। आप कह रही है नेपोटिज्म होता है, कंगना रनावत कहा जाता है, लेकिन ऐसा लग रहा है देश में रामराज्य आ गया है। और रामराज पे आप खुद लिखती हैं, आपकी वो कविता खूब ज़्यादा वायरल है। तो जब आप रामराज की बात करती हैं, नेपोटिज्म की बात करती हैं, तो फिर कैसे? वैसे रामराज वाली पहले वो कविता हो, फिर हम नेपोटिज्म पे आराम से बात भी करते रहेंगे। जी, दरअसल बात यह है, रामराज तो आ चुका है और रामराज आना इसलिए भी ज़रूरी था। रामराज, वैसे मैं पहले ये बताना चाहूँगी इस चैनल के माध्यम से कि रामराज कुछ लोगों ने ये बना दिया हिंदू मुस्लिम, हिंदूवादी क्षेत्र और मुस्लिम या सिख ईसाई अलग अलग भड़काव वाले माध्यमों से इस मुद्दे को बहुत उछाला गया है। पर मैं ये बताना चाहती हूँ, रामराज का मतलब है दैहिक दैविक भौतिक तापा। राम राज नहीं काहू ही व्यापा, सब नर करहि परस्पर प्रीति, चलहि स्वधर्म निरत श्रुति नीति। अर्थात ना ही किसी को कोई ताप सताता है, और जहाँ पे हर मनुष्य बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी जात पात का, बिना किसी का विरोध करते हुए प्रेम से आपसी मर्यादा को ध्यान में रखते हुए संस्कारों में जीता है, उसको रामराज्य कहा जाता है। और ये धीरे धीरे लग रहा है, शुरुआत हो रही है। खासतौर पे यूपी से जो हवा चली है पूरे देश में फैलती जा रही है। अभी भी जो निकाय चुनाव के रिजल्ट आए हैं, फिर से भगवा फहराया, और आपने भी अच्छा कपड़ा भी वैसे ही अच्छा ये लेकिन आप इसको कैसे देखते हैं? आप कवित्री हैं कि कपड़े के रंग को किसी पार्टी का रंग
किसी नारे को किसी पार्टी का नारा बना दिया जाता है, तो ये कैसा है आज के दौर में? ये जैसे सोच की बात है। हाँ। ये मैं तो बस एक व्यंग्य तक के रूप में कह रही थी कि मुझे ऐसा लग रहा था कि कल निकाय के चुनाव के रिजल्ट जो आए हैं, भगवा और में हो गया आपने बहुत अच्छा ये धानी मतलब ये बासंती जो कुर्ता पहना है, ये वैसे तो बासंती रूप में काफी प्रसिद्ध था, लेकिन कुछ दिनों से जब से राम राज की स्थापना हो रही है, हर कोई प्रेम से रह रहा है, मिल बांट करके रह रहा है, तो ये जो रंग है ना, ये बहुत आंखों को आकर्षित करने लगा है, बहुत अच्छा लगने लगा है। और मैं एक कवियत्री हूँ, तो मैं बिल्कुल भी समाज में ऐसा मैसेज नहीं जाने दूंगी कि लोग आपस में लड़ें। बट आपने बहुत अच्छे रंग का कुर्ता पहना है और आज आप बहुत अच्छे भी लग रहे हैं। पर हमारे देश में ना रंग इसलिए माना जाता है क्योंकि पीला रंग हमेशा शुभ संकेत होता है। जब भी हल्दी लगती है किसी लड़की को या लड़के को, शादी का शगुन होता है, तो उसकी शुरुआती पीले रंग से होती है। पीला धीरे धीरे आप उसको जितनी गहराई में उसके जाएंगे तो वो भगवा होता जाएगा, वो उतना ही बासंती होता जाएगा। इसका मतलब हम किसी के माथे पे अगर चंदन का तिलक लगाना चाहते हैं, पहले अपनी उंगलियों में कुमकुम लगाना ही पड़ेगा। शुरुआत खुद इसी से को करनी बीच में पड़ेगी। रोकते हुए एक सवाल आता है, बहुत अच्छा सा सवाल मेरे दिमाग में आ रहा है कि कवि जगत में एक चीज हो गया, विवादों से आपका ज्यादा नाता रहता है, आपको तो कंगना रनावत तक कह दिया जाता है, लेकिन ऐसा देखा जाता है कि कोई का बा गा के सरकार पे सवाल उठाता है और कोई का बा बता के सरकार का गुणगान करता है। तो ऐसा नहीं लगता है कि कभी भी आजकल चाहते हैं कि रंग की तरह हमारा भी नाम कहीं ना कहीं जुड़ा रहे? देखिए, नाम किसी का नहीं, बस हम थोड़ा ये जानने की कोशिश करें। आपका सवाल बिल्कुल जायज़ है और एक कवि को किसी भी पार्टी पक्ष का नहीं होना चाहिए। कवि मतलब कलमकार होता है और वो जनता को जागरूक करने का उसका एक जिम्मेदारी होती है कि वो जनता को जागरूक करे, क्या सही है क्या गलत है। दिनकर जी ने यही कलम उठाई थी, इसलिए वो दिनकर हुए थे। और आज भी दिनकर यानी कि वो रात के अंधेरे में क्या आ रहा है वो दिन के उजाले में ला करके सबको बताते थे और लोगों की आंखें खोलते थे, इसलिए वो दिनकर कहलाए थे। हमारे कवि धर्म का भी यही सिद्धांत, यही उद्देश्य होना चाहिए कि सिर्फ जनता के मन की बात करे, जनता को जागरूक करने की बात करे। और मैंने अगर राम की बात की तो राम किसी पार्टी के नहीं है, ये लोगों ने ऐसा बना दिया है मुद्दों पे कि राम मतलब वाली सच कविता होते हैं। बहुत काफी वायरल हुई थी। वो इसलिए पहले वायरल मैं हुई चाहता थी। हूँ कि वो कविता हो, उसके बाद राम की जो परिभाषा बताना चाहती हूँ वो हो जाए, पहले वो कविता। बिल्कुल, वो कविता मैं इसलिए पढ़ूंगी। वो वायरल भी इसलिए हुई थी क्योंकि जब एक मुद्दा आया था बीच में राम मंदिर का, उस वक्त सबने सोचा था कि जब वो फैसला आएगा तो काफी सारे दंगे फसाद होंगे, हिंदू मुस्लिम होगा, न जाने क्या क्या होगा। पर आपने देखा होगा ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था, कुछ भी नहीं हुआ था। यहाँ तक कि सबने बहुत सहर्ष इस फैसले का सम्मान किया था और राम मंदिर बनने ही वाला है। तब वो कविता मेरी आई थी कि ऐसा लग रहा था कि पूरे देश को श्री राम से प्यार हो गया, क्योंकि राम केवल एक के नहीं है, राम केवल आपके या मेरे नहीं है, राम हमारे थे, राम सबके थे, राम सबके रहेंगे। राम का मतलब ही एक होता है, सच होता है। जिसको लोग बांटने की जो कोशिश कर रहे हैं ना, वो यानी कि राम के भक्त नहीं है, ना वो राममयी है। राम क्या है मैं बताती हूँ। राम है सब ग्रंथों का सार, राम है सब ग्रंथों का सार, राम है सब ग्रंथों का सार, राम में है सारा संसार, राम में है सारा संसार। राम से प्यार हो गया, देश को प्यार हो गया, राम की जन्मभूमि का देश। गर्व कीजिएगा कि आपने और हमने किस माटी में जन्म लिया है, वो माटी जो राम की जन्मभूमि का देश। यहाँ गंगा जमनी परिवेश, गया सुप्रीम कोर्ट में केस, दिया उसने अपना आदेश, बनेगा राम लला दरबार, बनेगा राम लला दरबार, बनेगा राम लला दरबार। ये गौरी जाएगी बलिहार, राम से प्यार हो गया, देश को प्यार हो गया। राम है सब ग्रंथों का सार, राममय है सारा संसार, राममय है सारा संसार। राम से प्यार हो गया,
देश को प्यार हो गया। और तब मैंने ये बात कही थी, रोम रोम में रमे है, सांस सांस में सजे हैं, राम जी से करे राम राम सारी दुनिया। राम है धरा के अभिराम छवि धाम, और राम से है ललित ललाम सारी दुनिया। इंच इंच कटती है जिंदगी सिमटती है, रटती है राम जी का नाम सारी दुनिया। राम जी तो रूह में रवा है रक्त के समान, राम जी के नाम की गुलाम सारी दुनिया। राम जी के नाम की गुलाम सारी दुनिया। और राम, जब रामराज आता है तो रामायण में लिखा गया है, राम राज बैठी त्रैलोका, हर्षित भय गए सब शोका। बैरु न कर काहू सन कोई, राम प्रताप विषमता कोई। हर तरह की विषमता जब खोने लगती है, समझ लीजिएगा तब रामराज की स्थापना होने लगती है। चलिए, ये तो आपने राम का सुन लिया। वैसे गौरी जी के बारे में आपको एक खास चीज़ और बता दूं कि ये अपने साथ श्रीमद् भगवत गीता की किताब लेके हमेशा चलती हैं, हर शो में लेके जाती हैं। और इनकी जो भी मतलब आपकी जो भी मतलब कविताएं होती हैं, वो एक या तो हिंदू धर्म को लेके होती हैं या तो भगवान को लेके होती हैं। सामाजिक मुद्दे पे आप क्यों नहीं जाती हैं? सामाजिक मुद्दा ही धर्म से जुड़ा हुआ है। अच्छा। और धर्म क्या है आपको पता है? जो हमारा कर्म है। हम जिस दिन कर्म को ठीक से करने लगेंगे, समझ लीजिएगा हर तरीके के धर्म का बहुत अच्छा विस्तार होगा। क्यों? रामायण पढ़िए ना, रामायण पढ़िए, गीता पढ़िए। ऐसे ही नहीं कहा गया है कि आप अपने ग्रंथों को पढ़िए। चलिए, इसी में थोड़ा सा और जोड़ लेते हैं। श्रीमद् भगवत गीता आप सामने रखी हुई हैं, हमेशा धर्म का। मेरे को ऐसा लगता है, मैं गलत भी हो सकता हूँ, कि अभी कुछ दिनों से पार्टी विशेष हो, व्यक्ति विशेष हो, या फिर कोई कलाकार हो, धर्म की बात कुछ ज़्यादा होने लगी है। पहले ऐसा नहीं होता था। अभी कर्नाटक चुनाव था तो बजरंग बली आ गए, कभी अली आ जाएंगे, तो ऐसा पहले नहीं होता था। और अब ये कुछ ज़्यादा होने लगा है। और इस पे ऐसा नहीं है कि कुछ विशेष, कभी लोग भी अब धर्म पे ज़्यादा बोलने लगे, तो उस कैटेगरी में आपको भी रखा जाता है? ये मेरे को उस कैटेगरी में नहीं रखा जाता। मैं आपको बता दूं, मुझे तो हमेशा गुलाबी गर्ल के नाम से लोग मानते हैं। मैं इस पर बात करें, गुलाबी गर्ल क्यों कहते हैं, इस पर बात करेंगे पहले। ये बिल्कुल, मुझे प्रेम की कवित्री माना जाता है। और मैं ये मानती हूँ, कोई भी धर्म कभी भी लड़ने की इजाज़त नहीं देता है, न लड़ने का संदेश देता है। जिसने धर्म को माना है वो हमेशा मिल करके अपने कर्म को करेगा। और जो बिखराववादी कार्य करेंगे, समझ लीजिए वो ना धर्म को जानते हैं ना ईश्वर को जानते हैं। जिन्होंने हमेशा लड़ाने का काम किया है वो कभी धर्म के साथी हो ही नहीं सकते हैं। क्योंकि मेरा ये मानना है, ये हिंदुस्तान का परचम सजा है 3 रंगों से, चमन में उड़ रहे हैं हम मगर बेबस पतंगों से। अगर जो इस तले तुमने लगाई आग मजहब की, हरा हो या हो केसरिया झुलस जाएगा दंगों में। तो उद्देश्य धर्म का यही होता है, जितना मिल करके हम चल सकते हैं चलें, देश का विकास होगा, देश के लोग सुरक्षित रहेंगे। वरना बाकी देशों का आप हाल देख ही रहे हैं। इसीलिए गौरी की कलम कहती है, आपके रुके बाकी देश का हाल आप जिक्र कर दिया, आपकी वो पाकिस्तान वाली जो कविता है वो एक बार होना चाहिए। इससे अगर ये बात आ गई तो उस पर अगर वो ना हो तो फिर क्या? बिल्कुल, ये बहुत बहुत धन्यवाद, आपने सही पंक्तियां याद दिला दी मुझे। मैं वही कह रही थी, अभी आपने देखा होगा किसी बहुत बड़े कांड में किसी देश के एक नेता को पकड़ लिया गया है। हालांकि अभी उन्हें जमानत मिल चुकी है, बहुत बड़ी राहत मिली है। इमरान खान को पकड़ा गया था, सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिली। जी, मैं बिल्कुल नाम नहीं लूंगी, क्योंकि किसी का नाम लेना जरूरी नहीं होता है। वो हमारे लिए इतने मायने नहीं रखते कि हम किसी का नाम भी लें। ये बहुत श्रेष्ठ चैनल है, हमारा देश बहुत श्रेष्ठ है। हम ऐसे छोटे मोटे बच्चों का नाम लेना उचित नहीं समझते हैं। तो मैं ये कहना चाहूँगी, हमारे देश में बहुत सारी विपत्तियाँ आई, पर ये जो गीता और रामायण है ना, जिसको आप धर्म का नाम, आपकी गलती नहीं है, फैला ऐसा दिया गया है माहौल जानबूझ करके धर्म को बुरा कहने के लिए। ये गीता रामायण या जितने भी और ग्रंथ हैं, आप गुरु ग्रंथ साहिब उठा लीजिए या मुसलमानों के ग्रंथ को उठा लीजिए, कोई भी ग्रंथ आप देख लीजिए, सब में एकता की बात, मिलके चलने की बात, प्रेम की बात की गई है। और इसलिए जितना ज़्यादा भड़काऊवादी इस वक्त लोगों के बयान आ रहे हैं या भड़काऊवादी माहौल हो रहा है, उसमें धर्म का आना जरूरी है। जितना धर्म आएगा, पाकिस्तान वाला कविता से हम लोग इसलिए कहना चाहूंगी कि परित्राणाय साधुनाम, गीता में लिखा है, वो पंक्तियां मैंने क्यों लिखी, परित्राणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे हतो प्राप्य से स्वर्गम जित्वा व भोक्ष से महिम तस्माद् दुष्ट कौन्ते युद्धाय कृत निश्चया। हमें हारना नहीं है। और जब जब
दुष्ट उफान मारते हैं और जब जब धर्म का विनाश होता है तब तब किसी ना किसी रूप में ईश्वर हर युग में जन्म लेता है। अब वो ईश्वर किस रूप में है, जनता किस रूप में ईश्वर को राम के रूप में देख रही है या किस रूप में देख रही है, किसको ज़्यादा सपोर्ट कर रही है, ये मैं बिल्कुल नहीं कहूँगी। इशारा समझना पड़ेगा जनता को कि हम किसके साथ चल रहे हैं और क्यों चल रहे हैं। तो मैंने ये पंक्तियाँ लिखी थी, अपने पौराणिक संदर्भों पर भारत आभारी है। हम अपने इतिहास को भूलते जा रहे हैं, इसलिए धर्म को याद दिलाना जरूरी है। हिंदुस्तान है तो ये हिंदू जो सनातन संस्कृति रहा है, इस धर्म हिंदू धर्म का आना जरूरी है, उसको धर्म कहा जाता है, बाकी सब तो मिथ्या है। तब कहती हूँ, अपने पौराणिक संदर्भों पर भारत आभारी है, उत्तर से दक्षिण तक फिर से राम यात्रा जारी है। अब के लंका नहीं पाक में जाकर राम दहाड़ेंगे। राम जी किसी भी रूप में आ सकते हैं या क्या पता आ चुके सर्जिकल स्ट्राइक के रूप में, क्योंकि डंडे भी चल रहे हैं और बुलडोजर भी चल रहा है, तो मैं कुछ भी नहीं कहूंगी किस रूप में कौन है। तब मैं कहती हूँ, अपने पौराणिक संदर्भों पर भारत आभारी है, उत्तर से दक्षिण तक फिर से राम यात्रा जारी है। अब के लंका नहीं पाक में जाकर राम दहाड़ेंगे, फिर से हिंदू राष्ट्र बनाने की पूरी तैयारी है, फिर से हिंदू राष्ट्र बनाने की पूरी तैयारी है। और सनातनी संस्कृति जब आती है ना भारत में, तो क्या होता है, क्या क्या बदलाव होंगे सुनिएगा। संतों की पूजा होगी, दुष्टों का निर्मम वध होगा। संतों की पूजा होगी, आपने वो मुद्दा सुना होगा जब संतों को पीट पीट करके मार दिया गया था शायद लोग, हाँ, और उस वक्त कई लोगों ने चुप्पी साधे रखी थी जबकि उन्हें बोलना चाहिए था। लेकिन अब क्या होने वाला है हमारे इस हिंदू राष्ट्र में, संतों की पूजा होगी, दुष्टों का निर्मम वध होगा, भव्य राम मंदिर का सपना अब साकार अवध होगा, ऊंच नीच का भेद मिटेगा, दुखियों पर होगी ममता, धर्म यात्रा में शबरी की पूरी भागीदारी है, फिर से हिंदू राष्ट्र बनाने की पूरी तैयारी है। तो साथ ही साथ एक सवाल भी उठता है कि कुछ लोग आजकल सरकारी हो जाते हैं, कुछ लोग प्राइवेट हो जाते हैं, कैसे हो जाते हैं वो बात ही बात है, लेकिन आपको गुलाबी गर्ल क्यों कहा जाता है, ये जानना चाहूँगा। आप बहुत चतुर और चालाक हैं, होंगे भी कैसे नहीं, क्योंकि बदकही के जो हमारे नायक हैं उनको चतुर चालाक होना ही चाहिए। आपने एक ही सवाल के अंदर बहुत सारी बातें पूछ ली, बहुत सारी बातें कह भी दी, जवाब भी इसी में आपने खुद दे दिया। पर मैं ये कहूँगी, ये सरकारी कवि वाली बात इसको हम साइड में रखते हैं। कवि जो होता है वो जनता का होता है और इसे जनता का ही होना चाहिए। और इसीलिए मैंने शायद इसीलिए कहते हैं कि जो लोक समस्या होता है वो लोक गीत के माध्यम से या लोक कवि के माध्यम से लोग समाज तक पहुंचा देते थे। इसीलिए पहले नुक्कड़ नाटक होता था और कवि और कवित्री निकलते थे। बिल्कुल, जो भी बात हम लोक हित में कहेंगे ना, वही लोक कवि या लोक गायिका या गायक कहलाएगा या लोक कलाकार कहलाएगा। और जो लोक कलाकार है वही समाज हित में बात कर सकता है। बाकी तो सरकार की बातें और पक्ष विपक्ष में कहने वाले बहुत से लोग आएंगे और आके चले भी गए, लेकिन हमेशा वही विराजमान रहता है जो जनता के हित की बात करे। और यही मैंने किया था, जो जिस कारण मुझे गुलाबी गर्ल लोग कहने लगे। नोटबंदी की तकलीफ उस वक्त चल रही थी, हर कोई बैंक की लाइन में खड़ा था, नोटबंदी हो चुकी थी, बहुत अच्छा ये फैसला देश हित में आया था। उस दौरान भी जब लोग काफ़ी रो रहे थे, तो हमारे कवि सम्मेलनों में जो गाज गिरी थी वो ये हुआ था कि जो कैश मिलता था वो उस वक्त बंद हो गया था, सबको दिक्कत आ रही थी, अकाउंट के थ्रू ही पैसे आ रहे थे, नोट बंद हो चुके थे, जीएसटी देना पड़ रहा था। बिल्कुल, अब वो 2000 का गुलाबी नोट उसी दौरान आया था। अब कई लोगों ने कहा वो लग नहीं रहा है कि वो 2000 का नोट है, वो इतना प्यारा सा सुकोमल सा, 2000 का नोट इतना छुई मुई सा सुकोमल सा होगा तो किसको लगेगा। उस दौरान मैंने कुछ पंक्तियाँ रची कि नोटबंदी की तकलीफ से भी लोग थोड़ा निकले, जो श्रोता सुनने के लिए आए। हर कवि तो वीर रस में गा रहा था नोटबंदी की परेशानियों को, लेकिन मैंने थोड़ा माहौल को हल्का करने के लिए उसमें मुस्कुराहट का तड़का लगाया, उसमें अपने प्रेम का तड़का लगाया, गुलाबी रंग का तड़का लगाया। जो गुलाबी नोट था वो तड़का मैं आपको बताती हूँ। वो वहाँ से जो पंक्तियाँ वायरल हुई अब तक सबकी जुबान पर हैं, और जहाँ भी मैं जाती हूँ तो मेरे से पहले गुलाबी गर्ल पहुँच जाती है और ये पंक्तियाँ पहुँच जाती हैं। वो पंक्तियाँ थी, गुलाबी नोट से ज़्यादा गुलाबी गाल कर दूंगी,
तुम्हें अपनी मोहब्बत से मैं माला माल कर दूंगी, तुम्हें अपनी मोहब्बत से मैं माला माल कर दूंगी। बहुत नादान है यूं तो ये नैनीताल की गौरी, बहुत नादान है यूं तो ये नैनीताल की गौरी। मिले जो प्यार इस धरती को नैनीताल कर दूंगी, मिले जो प्यार इस धरती को नैनीताल कर दूंगी। बीमारी इश्क में दिल की दवा के साथ आई हूँ, मोहब्बत की अनोखी सी अदा के साथ आई हूँ। महकने लग गई तेरे शहर की हर गली, क्योंकि मैं नैनीताल की ताज़ी हवा के साथ आई हूँ, नैनीताल की ताज़ी हवा के साथ आई हूँ। यहीं से गुलाबी गर्ल का सफ़र गुलाबी रंग में शुरू हुआ था और ये पंक्तियाँ काफ़ी वायरल हुई थी। कई जगह ऐसा कि कभी कंगना रनावत हो जाती हैं आप, कभी गुलाबी गर्ल हो जाती हैं, कभी हिंदू हृदय सम्राट हो जाती हैं। तो अलग अलग जगह अलग अलग मंच पे आपको अलग अलग नाम से जाना जाता है। लेकिन अभी हमने राम के बारे में सुन लिया, आपने राम के बारे में लिखा, लेकिन साथ ही साथ आपने परशुराम पे भी लिखा। हाँ जी। तो वो परशुराम वाला भी मैं देख रहा था आपके, वैसे आपके बहुत ज़्यादा व्यूज आते हैं और रीच आपका ज़्यादा है, फेसबुक पेज का मैं देख रहा था। तो वो मेरे को परशुराम वाली भी कविता दिखी। तो मैं चाहता हूँ अगर जब राम की बात हो गई तो राम के ही अवतार, मतलब जिसके अवतार राम है उसी का अवतार परशुराम है, तो वो भी एक बार होना चाहिए। जी बिल्कुल, राम जी के वो छठे अवतार हैं परशुराम जी। और मैं सच कहूँ मेरी ज़िंदगी में जो टर्निंग पॉइंट आया था वो यही कविता लिखने के बाद आया था। परशुराम जी की जब मैंने कविता लिखी थी उस दौरान काफ़ी सारे विरोध मुझे झेलने पड़े थे। तब मुझे ऐसा लगा था कि जब मैं महावीर जैन के ऊपर कविता लिख सकती हूँ, जब मैं राम जी के ऊपर कविता लिख सकती हूँ, तो परशुराम जी के ऊपर जब मैंने कोई बात लिखी क्यों इतना विरोध हुआ। उस वक्त मुझे ऐसा लगा कि शायद मेरा फैमिली बैकग्राउंड कवि जगत का नहीं है, इस कारण मुझे विरोध, क्योंकि मेरे ही साथ के लोगों ने काफ़ी विरोध किया। जितना जनता ने उस कविता को वायरल किया, पसंद किया, उतना मेरे साथ के लोगों ने उसका विरोध किया। लेकिन फिर भी मैंने वो अपनी कविता गुनगुनाई और मैं अपनी बात पर अड़िग रही और मैंने लिखा कि गौरव गाथा विप्र लिखेंगे फिर से हिंदुस्तान की, बच्चा बच्चा बोलेगा जय परशुराम भगवान की। त्याग तपस्या की ही थाती है अपनी पहचान की, त्याग तपस्या की ही थाती है अपनी पहचान की। परंपरा है बहुत पुरानी ब्राह्मण के सम्मान की, बच्चा बच्चा बोलेगा जय परशुराम भगवान की। गौरव गाथा विप्र लिखेंगे फिर से हिंदुस्तान की। और मैं इसको ज़्यादा इससे नहीं पढ़ूंगी वरना इसको एक ही मोड पे सब ले जाएंगे। हाँ वो नहीं ठीक है, आपकी कविता बाकी जो अगर आपको पूरा सुनना हो तो इनके फेसबुक पेज पे जाके आप ये पूरी कविता सुन सकते हैं। बाकी हम बात कर रहे हैं तो वो बातें होती रहनी चाहिए, साथ साथ में कविताएं भी आप इनकी सुनते रहें, इसीलिए हम ऐसा कर रहे हैं। तो ये तो बात हो गई कि आपकी बाकी थोड़ा पर्सनल लाइफ में चलते हैं। कवित्री को कई चीज़ और फेस करना होता है। आपने नेपोटिज्म की बात कर ली कि अगर ऐसे कवित्री फैमिली से नहीं है, आपके घर में कोई नहीं है, तो आपको बहुत संघर्ष करना पड़ेगा। चलिए, लेकिन उसके अलावा अब हम आते हैं मंच पे। जब मंच पे जाती होंगी तो उस चीज़ को फेस करना कैसे रहता होगा जब हुटिंग होता होगा? ये तो देखिए मैं बताऊं, मैं जब से कवि जगत के इस क्षेत्र में आई, ऑल इंडिया रेडियो से मेरा सिलेक्शन हुआ था, रामपुर आकाशवाणी, वहाँ पे मेरी कविताएं चुनी गई और उसके बाद ही मेरा हिंदी साहित्यिक कवि सम्मेलन मंचों का सफ़र जारी हुआ था। और आदि माँ शारदी की ऐसी कृपा रही थी कि सभी देश के सभी श्रेष्ठ कलमकारों के साथ मेरा कवि सम्मेलन मुझे मिलने प्रारंभ हो गए थे। जनता ने मुझे बहुत जल्दी स्वीकारा था, जनता का बहुत आशीर्वाद हमेशा से रहा है। मैं किसी भी कॉलेज में जाऊँ, किसी भी प्रोग्राम में जाऊँ तो सबसे पहले लोग चिल्लाने लगते थे गौरी गौरी गौरी। तो इससे मुझे अपने ही कवि सम्मेलन के लोगों का विरोध बहुत झेलना पड़ा।
काफ़ी सारी चीज़ें, मतलब मेरी पंक्तियां जो हिट हुई उसमें 3 पंक्तियां अपनी जोड़ के मेरे ही बड़े बड़े साथ के लोगों ने कुछ कविता वही क्या देख रही हो, क्या नंबर लोगे क्या, यही जी बिल्कुल। वो पंक्तियां काफ़ी वायरल हुई थी कि मैंने जैसे लड़कों के लिए लिखा था, कॉलेज में मेरा प्रोग्राम था, इन्हीं बस जनवरी, आप अपने ऊपर मत लीजिएगा, हालांकि मेरे पास नंबर है, मेरे पास नंबर है, मुझे आप भी युवा हैं, तो मैंने ये पंक्तियां लिखी थी कि इन्हें बस जनवरी दे दो, दिसंबर मांग लेते हैं, जमी दिखती नहीं फिर भी ये अंबर मांग लेते हैं, बताऊं क्या कि ये लड़के बने हैं कौन मिट्टी के, जरा सी बात भर कर लो तो नंबर मांग लेते हैं। मेरे पास नंबर है, इसीलिए मैंने पहले ही कहा कि नंबर मांगने की जरूरत नहीं, मेरे पास नंबर है। धन्यवाद, अच्छा है कि आपके पास नंबर है। पर ये मैंने पंक्तियां लिखी थी और ये इतनी वायरल हुई थी कि इसमें कुछ लोगों ने मेरे अंबर में न जाने क्या क्या जोड़ करके उसको पढ़ना शुरू किया, उसको वायरल करना, तो काफी सारे कॉपी पेस्ट भी हुए मेरी पंक्तियों। ऐसा हमेशा देखने को मिलता है कि जैसे कुमार जी का था कोई दीवाना कहता है, उसको लोग अलग अलग थीम में लेके आए, चाहे हम नेहा सिंह राठौर की बात कर लें, उनका काबा को लोग अलग अलग थीम में लेके आए। तो ये अच्छा ही चीज है कि आपके अगर किसी थीम को कोई चुरा के अपना थीम बनाए तो रीच आप ही का बनता है। नहीं ऐसा नहीं हुआ ना, फिर उसमें उन लोगों ने ये इसलिए किया कि फिर ये दिखाना चाहा कि गौरी मिश्रा के पास अपना कुछ भी नहीं है, वो जो कुछ है इधर से उधर से ऐसे करके लेती है। अब हम जितनी मेहनत से अपनी चीज़ों को पढ़ रहे हैं, हम छोटे हैं अभी कवि जगत में, हमसे बड़े लोग अगर हमारी चीज़ों को चुरा करके पढ़ते हैं तो लोग उन्हें नहीं कहेंगे चोर, लोग हमें ही कहेंगे। तो ये चीजें काफी यानी वायरल हुआ, लोगों को पता ही नहीं चला कि ओरिजिनल किसका था। बिल्कुल, कॉपीराइट किस पे जाना है। अब आप सही समझे हैं, बिल्कुल यही बात है। तो कॉपीराइट उल्टा हम पे आने लगा था, तो तब थोड़ी सी दिक्कत हुई थी कि अभी अभी हम अपने कदम को यहाँ गढ़ा रहे हैं और पीछे से लोग टांग खींचने पे लगे हैं। लेकिन ये खुशी थी कि जनता हमेशा सपोर्ट करती आई है और जनता जनार्दन की मन की बात ही मैंने की है, शायद इसीलिए मुझे सबका सपोर्ट मिला है। और इसीलिए मैं हमेशा जब कहीं जाती हूँ तो मैं ये पंक्तियाँ ज़रूर पढ़ती हूँ कि रुकावट के जो पंछी हैं मैं पर उनके कतराई, रुकावट के जो पंछी हैं मैं पर उनके कतराई, पलक अपनी बिछा दे तू ले मैं तेरे शहर आई, नवाजा आपने ये क्या हमें पुरजोर लहजे से, लगा मुझको कि जैसे मैं तो अपने घर चली आई। वाह, शानदार। तो अब हम अपने कार्यक्रम के आखिरी दौर में चलते हैं और आपके बारे में बात हो गई, सब कुछ हो गया। तो एक तो ये जानना था कि आखिर कैसे भोजपुरी आजमगढ़ के घर परिवार जाके उत्तराखंड में बस गए, पहाड़ ज़्यादा पसंद रहे का? ना ऐसा कोनो बात नहीं, काहे से कि हमरे जो पिताजी रहे, हालांकि वो तो अब ईश्वर के पास हैं, तो पिताजी की जो जॉब थी वो BSNL सरकारी विभाग में थे और नेटवर्क नहीं मिलता था। ठीक है भाई साहब, नेटवर्क अब मिलने लगे। सबसे अच्छा ब्रॉडकास्ट आप वाईफाई का देखेंगे तो BSNL का। अरे छत पे जाके हे ना फोन करेगा पड़ता है। वो जमाने गए, अब नया जमाना आ चुका है, सब कुछ बदल चुका है। तो एडवांस टेक्नोलॉजी आ चुकी है। तो पापा की जॉब के कारण हमें उत्तराखंड आकर के बसना पड़ा था। मेरा जन्म नैनीताल में हुआ है और लेकिन मेरे घर के जो संस्कार संस्कृति सब कुछ है वो आज भी हमारी देसी परंपरा से ही हम निभाते हैं। आज भी हम बूरा घी गुड़ एक साथ मिला करके चूरे के साथ खाते हैं। बस सवाल रहला काहे कि जान जालोग बत कही के जे मेहमान बा उहे है भाई, बिल्कुल तनिको बदलल नहीं बा। तो एक आप चलते चलते अगर हम चले तो एक आपका जो सबसे पसंदीदा कोई भी मतलब कभी जो आपका पोयम हो वो हो जाए, या कोई सबसे अच्छी शायरी आपने लिखी हो, या जो भी लाइनें आपने लिखी हो जो आपको पसंद है वो हो जाए। देखिए, मैं अपने सभी TV9 भारतवर्ष के सभी श्रोताओं को अपनी सबसे वायरल उस देश की माटी की पूजन की कविता को सुनाना चाहती हूँ, जो मैं जब भी किसी मंच पे पढ़ती हूँ तो सामने से श्रोता लोग खड़े होकर के मुझे आशीर्वाद देते हैं। और मुझे लगता है ये बहुत अच्छा एक मंच है जहाँ से मुझे इस कविता को जन जन तक, आपके दिलों तक पहुँचाना चाहिए। हमें गर्व करना चाहिए कि हमने किस देश की माटी पे जन्म लिया है। और अभी कुछ दिनों में दुबई भी जाने वाली हूँ, तो वहाँ पे भी मैं इस गीत को गुनगुनाऊंगी। आइए हम सब मिल करके इस देश की माटी का गुणगान करते हैं मेरी इन पंक्तियों के साथ। जिस पर जन्म लिया वीरों ने, जिस पर गर्व किया धीरों ने, जिसको पूजा दिलगीरों ने, जो कान्हा ने चाटी है
मेरे देश की माटी है, ये मेरे देश की माटी है, मेरे देश की माटी है, ये मेरे देश की माटी है, जिसने फूल खिलाकर प्यारे जग को खुशबू बांटी है। मेरे देश की माटी है, ये मेरे देश की माटी है, मेरे देश की माटी है, ये मेरे देश की माटी है। गीत बहुत लंबा है लेकिन मैं इसका वो खास अंतरा पढ़ना चाहूंगी। जिस धरती ने दांत गिने हैं बचपन में शेरों के, जिस धरती ने स्वाद चखे हैं शबरी के बेरों के, बना घास की रोटी खाई भटका जंगल जंगल, किंतु गिराए मान संध के अकबर की टेरों के। उस राणा की गौरव गाथा, उस राणा की गौरव गाथा, गाती हल्दी घाटी है। मेरे देश की माटी है, ये मेरे देश की माटी है, मेरे देश की माटी है, ये मेरे देश की माटी है। इस गीत का केवल अंतिम बंद पढ़ूंगी क्योंकि हमें गर्व है कि हमारे देश के सैनिक वो कोई जात धर्म नहीं मानते, वो सिर्फ सरहद पे जा कर के पूरे देश की रक्षा करते हैं और वो हमें जीवित रखने के लिए जब खुद के प्राण निछावर कर देते हैं तब गौरी कहती है कि यहाँ नफरत की तहरीरें जब एक इंसान लिखता है वो वंदे मातरम वाला मधुरिम गान लिखता है। सभी त्योहार हैं कुर्बान उस सरहद के सैनिक पर जो अपने खून के छींटों से हिंदुस्तान लिखता है। और तब ये मैं बंद कहती हूँ कि इस देश का सैनिक इस माटी को क्या मानता है। जिस धरती को माँ कहते हैं, जिसके वीर सिपाही, जिसको अपनी जान कहते हैं, जिसके वीर सिपाही, घर से रहना दूर सरहदों की करना निगरानी, को अपनाई माँ कहते हैं, जिसके वीर सिपाही, हंसकर प्राण निछावर करना, हंसकर प्राण निछावर करना, वीरों की परिपाटी है। मेरे देश की माटी है, ये मेरे देश की माटी है, मेरे देश की माटी है, ये मेरे देश की माटी है। जिस पर जन्म लिया वीरों ने, जिस पर गर्व किया धीरों ने, जिसको पूजा दिलगिरों ने, जो कान्हा ने चाटी है। मेरे देश की माटी है, ये मेरे देश की माटी है, मेरे देश की माटी है, ये मेरे देश की माटी है। तो देश की माटी आपने सुन लिया और बाकी अगर इनकी कोई भी आप रचना देखना या सुनना चाहते हो तो इनके फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम पेज पे जाके आप सुन सकते हैं और बाकी हमारे पेज पे भी आपको इनकी रचनाएं सुनने को मिलेंगी। तो भैया बतकही में आज रली गौरी जोन बतावत रही कि देश के माटी या फिर राम राज्य कैसे आवता और ये बेर चढ़ाई कहाँ होए वाला बा, चढ़ाई पाकिस्तान में हो जाए या कहाँ हुई अब तो समझिए बताई। तो आज के कार्यक्रम गौरी के साथ कैसा लागल भैया कमेंट करके बताइए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। तो हमके दी इजाजत, राम राम। गोलमाल है भाई सब गोलमाल है, गोलमाल गोलमाल।